चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। मतलब कभी सोचा है कि जब किसी को सिर दर्द होता है और वो एक एस्पिरिन लेता है, तो उस दवा को कैसे पता चलता है कि उसे सिर्फ सिर में ही असर करना है, हाथ या पैर में क्यों नहीं? हम्म या जैसे कोई एंटीबायोटिक है, तो वो सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया को ही क्यों मारती है, हमारे अपने बॉडी सेल्स को क्यों छोड़ देती है? ये दवाइयाँ इतनी सिलेक्टिव कैसे हो सकती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही गहरे आइडिया में छिपा है। अच्छा। हाँ, ये आइडिया हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब अणुओं की दुनिया में, चीजें असल में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं। बिल्कुल, और वही है हमारी आज की गहरी पड़ताल का विषय, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिस्ट्री में यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। हाँ, और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक तरह से केमिकल रिएक्शंस की आत्मा को समझने जैसा है। सही कहा। ये थियरी हमें उस क्यों का जवाब देती है जो साइंस स्टूडेंट्स के मन में हमेशा उठता है। कोई रिएक्शन क्यों होती है? कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट तेज क्यों हो जाता है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा आता है। कुछ रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं और कुछ इतनी स्लो, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली। कोलिजन थियरी इन सारे क्यों का जवाब है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे सिंपल लेवल पर अगर समझें तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? क्या इसका मतलब बस ये है कि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी? हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। थियरी का पहला पॉइंट यही है कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना यानी कोलाइड करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओके। बिना टक्कर के कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन, और ये लेकिन ही इस थियरी का हार्ट है, हर टक्कर से रिएक्शन नहीं होती। अच्छा, तो मतलब अरबों खरबों टक्करें हो रही हैं, पर उनमें से ज्यादातर? बेकार जा रही हैं। एग्जैक्टली, ज्यादातर बेकार जाती हैं। एक टक्कर के सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं। 2 शर्तें कौन सी? पहली शर्त है एनर्जी की। टक्कर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पुराने केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सके। एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एनर्जी। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मतलब टकराने का एंगल या दिशा? हाँ, बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स को एक खास सही तरीके से टकराना होगा ताकि नए बॉन्ड्स बन सकें। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे 2 लोग एक दूसरे को कोई पैकेज देना चाहते हैं। अगर वो बहुत धीरे धीरे चलकर टकराएंगे तो जाहिर है पैकेज एक्सचेंज नहीं होगा। ये हुई लो एनर्जी कोलिजन। सही बात है। और अगर वो तेजी से भी टकराएं, लेकिन मान लीजिए पीठ से पीठ टकरा जाएं, तो भी पैकेज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये गलत ओरिएंटेशन हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा। रिएक्शन यानी सक्सेसफुल पैकेज एक्सचेंज के लिए उन्हें सही रफ्तार से और सही एंगल से आमने सामने आकर टकराना होगा, तभी बात बनेगी। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम कहते हैं कि टक्कर में पर्याप्त एनर्जी होनी चाहिए, तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में क्या मतलब है? क्या हो रहा है वहां? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। राइट। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, इस दीवार को तोड़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा। यही मिनिमम एनर्जी जो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने और नए बॉन्ड्स बनाने का प्रोसेस शुरू करने के लिए चाहिए, उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी EA कहते हैं। ये एक तरह से रिएक्शन शुरू करने की एंट्री फीस है। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो पहाड़ है जिस पर चढ़ने के बाद ही रिएक्शन की घाटी में उतरा जा सकता है। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल यही। और एग्जाम्स के लिए एंकर डेफिनेशन भी यही बनती है। कोलिजन थ्योरी states that the rate of a chemical reaction is proportional to the frequency of collisions एक मिनट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स? between reactant molecules that have sufficient energy equal to or greater than the activation energy and the proper orientation. और यहीं पर वो आम कंफ्यूजन आता है जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं ज्यादा कोलिजन्स मतलब फास्टर रिएक्शन, बस बात खत्म। लेकिन ये तो आधी कहानी हुई। हाँ, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच ये है कि मिलियंस ऑफ कोलिजन्स में से सिर्फ वो गिनी चुनी कोलिजन्स ही रिएक्शन करती हैं
जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ को पार कर जाए। और जिनका ओरिएंटेशन एकदम परफेक्ट हो। एग्जैक्टली बाकी सब कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स टकराकर बिना बदले बाउंस बैक हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए क्या कोई और एनालॉजी है जो दिमाग में बैठ जाए? हाँ बिल्कुल है। सबसे अच्छी एनालॉजी है लॉक एंड की। लॉक एंड कीज, ये तो मैंने बायोलॉजी में एंजाइम्स के लिए सुना है। आप इसे जनरल केमिकल रिएक्शंस पर कैसे अप्लाई कर रही हैं? अरे ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है। सोचिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टकराना ऐसा है जैसे एक चाबी ताले से टकरा रही है। रिएक्शन का होना मतलब ताले का खुल जाना। ठीक है। अब ताला खोलने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली, चाबी को ताले में डालने के लिए सफिशिएंट फोर्स लगाना होगा। अगर आप बस हल्के से चाबी को ताले पर टच करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये फोर्स ही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, चाबी को सही एंगल पर डालना होगा। उल्टी या टेढ़ी मेढ़ी चाबी डालने से तो ताला नहीं खुलेगा, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लें। प्रिसाइजली। ये हुआ प्रॉपर मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। अगर फोर्स कम है या एंगल गलत है तो ताला नहीं खुलेगा, यानी रिएक्शन नहीं होगी। गॉट इट। हेड ऑन टकराएं, किसी और एंगल से या धीरे टकराने पर वो बस बाउंस होकर अलग हो जाएंगी। ये सब सुनकर सवाल उठता है कि हमें कोलिजन थ्योरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब केमिस्ट इसके बिना काम कैसे चला रहे थे? What's fascinating here is कि ये थ्योरी उस क्यों का जवाब देती है जो पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशंस थे। मतलब 1900s के पहले केमिस्ट ये तो जानते थे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक तरह से ब्लैक बॉक्स था। पता था कि ए डालने से बी होता है, पर ए ने बी कैसे किया ये नहीं पता था। बिल्कुल। फिर 1916-18 के आसपास मैक्स ट्राउट्स और विलियम लुइस ने ये आइडिया दिया, और ये रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को केमिस्ट्री से जोड़ा। अच्छा। कोलिजन थ्योरी ने उस ब्लैक बॉक्स को खोला। इसने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से पर सेकंड होने वाली कोलिजन्स की संख्या, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बढ़ जाती है, जिससे सक्सेसफुल कोलिजन्स के चांस बढ़ जाते हैं। और टेम्परेचर का क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स तेजी से भागते हैं, तो कोलिजन्स भी बढ़ती होंगी। हाँ, कोलिजन्स थोड़ी बढ़ती हैं, लेकिन टेम्परेचर का असली जादू कहीं और है। टेम्परेचर बढ़ाने का असर डबल होता है। मॉलिक्यूल्स तेजी से तो मूव करते ही हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह है कि सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाती है। ओके, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट। इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा सकती हैं? जरूर। इमेजिन कीजिए एक हाई जंप कंपटीशन चल रहा है और क्रॉस बार 6 फीट पर सेट है। ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। ज्यादातर एथलीट्स इसे पार नहीं कर पा रहे हैं। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका असर ये होता है कि मानो आपने आधे एथलीट्स को स्प्रिंग लोडेड शूज पहना दिए हों। अब वही एथलीट्स जो पहले 6 फीट पार नहीं कर पा रहे थे, आसानी से कर पा रहे हैं। वाओ। टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देता, बल्कि सिस्टम में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, उनका हिस्सा बढ़ा देता है। यही टेम्परेचर का असली सुपर पावर है। That's a brilliant way to put it. तो अब तक जो हमने समझा, क्या हम उसे एक मेंटल मूवी में देख सकते हैं? बिल्कुल। चलिए एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉन्सर्ट में हैं और सामने एक बहुत क्राउडेड डांस फ्लोर है। ठीक है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, म्यूजिक बज रहा है। ये जो डांसर्स हैं, ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली घूम रहे हैं। अब अगर फ्लोर पर भीड़ बहुत ज्यादा है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, तो डांसर्स के एक दूसरे से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मेक सेंस। और अगर डीजे म्यूजिक को बहुत तेज कर दे, यानी हाई टेम्परेचर, तो डांसर्स में एनर्जी आ जाएगी। वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोश के साथ डांस करेंगे, उनकी मूवमेंट्स वाइल्ड हो जाएंगी। समझ गया। तो इस डांस फ्लोर पर रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन तब होगी जब दो सही डांसर्स पूरी एनर्जी के साथ एक खास एंगल पर टकराएं और एक बिल्कुल नया कूल डांस मूव बना लें। अच्छा। अगर वो बस धीरे से एक दूसरे से गुजरते हुए टकराएं या गलत एंगल से टकराएं, तो वो बस एक दूसरे को सॉरी बोलकर बाउंस बैक हो जाएंगे। इस डांस फ्लोर पर बिलियंस ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं, पर वो नया डांस मूव बनाने वाली प्रोडक्टिव कोलिजन्स बहुत कम है, और वही गिनी चुनी प्रोडक्टिव कोलिजन्स हमें रिएक्शन रेट के तौर पर दिखती हैं। ये पिक्चर दिमाग में एकदम क्लियर हो गई। चलिए अब इसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। हमने शुरू में दवाओं की स्पेसिफिसिटी की बात की थी। ये थियरी उसे कैसे एक्सप्लेन करती है? एग्जैक्टली। एक दवा का मॉलिक्यूल मान लीजिए एस्पिरिन,
हमारे शरीर में एक खास एंजाइम या रिसेप्टर से टकराता है जो उसका टारगेट है। उस टारगेट का एक बहुत ही स्पेसिफिक 3D शेप होता है, एक ताले की तरह। तो दवा का मॉलिक्यूल एक चाबी है। बिल्कुल। दवा तभी काम करेगी जब वो उस टारगेट से बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में टकराकर लॉक इन हो जाए। अगर वो किसी और एंजाइम से या गलत एंगल से टकराएगी तो कुछ नहीं होगा, वो बाउंस बैक हो जाएगी। ये कोलिजन थ्योरी का ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट है जो ड्रग स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। कमाल है। और टेक्नोलॉजी में इसका कोई बड़ा एप्लीकेशन? सबसे बेहतरीन और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एग्जाम्पल है गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ये डिवाइस गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगी होती है और पोल्यूशन कम करती है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में बदलती है, राइट? बिल्कुल। एग्जॉस्ट से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO को ये हार्मलेस नाइट्रोजन N2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदलता है। ओके। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि प्रैक्टिकली होती ही नहीं। इसे होने के लिए बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो फिर कार के एग्जॉस्ट में ये रिएक्शन इतनी तेजी से कैसे हो जाती है? यहाँ कैटलिस्ट क्या जादू करता है? क्या वो मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है? नहीं, और यही एग्जाम्स के लिए की क्लैरिटी पॉइंट है। कैटलिस्ट एनर्जी देता नहीं है, वो पहाड़ को ही छोटा कर देता है। पहाड़ को छोटा कर देता है? कैसे? सोचिए, प्लैटिनम की सरफेस एक हाईली एफिशिएंट मैच मेकिंग सर्विस की तरह काम करती है। ये हवा में घूम रहे गैस मॉलिक्यूल्स NO और CO को पकड़कर अपने सरफेस पर चिपका लेती है। फिर वो उन्हें सही ओरिएंटेशन में घुमाकर एक दूसरे के पास रखती है। अच्छा, तो कैटलिस्ट ने ओरिएंटेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एग्जैक्टली। और ऐसा करके उसने रिएक्शन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे ही कम कर दिया। अब नॉर्मल एग्जॉस्ट टेम्परेचर पर ही ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास उस छोटे पहाड़ को पार करने की एनर्जी होती है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ये तो शानदार एक्सप्लेनेशन है। एक और हैरान करने वाली बात है, जब हम सुनते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में लाखों करोड़ों बार टकरा रहे हैं, तो दिमाग में आता है कि ज्यादातर कोलिजन से रिएक्शन होती होगी। हाँ, ये सोचना नेचुरल है, बट एक्चुअली हकीकत इसकी बिल्कुल उलट है। सच्चाई ये है कि कोलिजन्स का एक बहुत छोटा फ्रैक्शन, अक्सर 0.01% से भी कम ही रिएक्शन में बदलता है। सिर्फ 0.01% से भी कम? ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी और ओरिएंटेशन, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होना एक बहुत ही रेयर इवेंट है। किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी तो हो सकती है, पर शायद उसका ओरिएंटेशन गलत हो, या ओरिएंटेशन सही हो पर एनर्जी कम पड़ जाए। दोनों का एक ही पल में परफेक्ट होना विनिंग लॉटरी टिकट लगने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए ज्यादातर कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं। मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और बिना बदले अलग हो जाते हैं। तो अगर हमें आज की पूरी चर्चा को एग्जाम रिवीजन के लिए कुछ की टेकअवेज में समराइज करना हो, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 5 बातें हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात, कोर आइडिया। रिएक्शंस होने के लिए मॉलिक्यूल्स का टकराना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वो कोलिजन्स ही प्रोडक्टिव होती हैं जिनमें सफिशिएंट एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन, दोनों शर्तें एक साथ पूरी हों। ठीक है, एनर्जी और ओरिएंटेशन, ये 2 मैजिकल वर्ड्स हैं। दूसरी बात, की एनालॉजी। इसे हमेशा लॉक इन की तरह याद रखें। रिएक्शन का ताला खोलने के लिए सही फोर्स और सही एंगल दोनों चाहिए। गॉट इट। तीसरा पॉइंट? तीसरा, पावरफुल एग्जाम्पल। कार्स में लगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो प्लैटिनम जैसी सरफेस देकर एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ को छोटा कर देते हैं, जिससे ज्यादा कोलिजन्स सक्सेसफुल हो पाती हैं। और इससे जुड़ा हुआ छोटा पॉइंट जो एक कॉमन मिस्टेक को रोकता है। हाँ, चौथा, क्रूशियल क्लैरिटी पॉइंट। याद रखें, एक कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, वो सिस्टम में एनर्जी ऐड नहीं करता। वो हाई जंप का क्रॉस बार नीचे करता है, एथलीट को स्प्रिंग लोडेड शूज नहीं देता। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट पॉइंट। और आखिरी टेक अवे? 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज्यादातर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्शन रेट उन गिनी चुनी लॉटरी जीतने वाली सक्सेसफुल कोलिजन्स पर डिपेंड करता है। बिलियंस ऑफ फेलियर्स के बीच कुछ सक्सेसेस ही रिएक्शन को आगे बढ़ाती हैं। कोलिजन थ्योरी सच में हमें रिएक्शंस के बैक स्टेज तक ले जाती है।
ये बताती है कि पर्दे के पीछे मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में क्या ड्रामा चल रहा है। ये सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, बल्कि एक कहानी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल भी देती है। क्या? अगर नॉन लिविंग वर्ल्ड में, केमिस्ट्री लैब में ज्यादातर कोलिजन्स अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल होती हैं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे कि हमारा अपना शरीर इतने अनबिलीवेबली एफिशिएंट कैसे हैं? हमारे शरीर में एंजाइम्स ये कैसे इंश्योर करते हैं कि लगभग हर कोलिजन प्रोडक्टिव हो, जिससे लाइफ इतनी स्मूथली चल सके? ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब नेचर ने केमिस्ट्री को मास्टर करने के लिए हमसे कहीं ज्यादा एलिगेंट सॉल्यूशंस डिजाइन किए हैं। एग्जैक्टली। इसके बारे में सोचिएगा।